द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसकी हिंदी अनुवादित बुक मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है। आज हम इस बुक का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, डायनामिक मेडिटेशन। पिछले अध्याय में आपने ध्यान कैसे करें इस विषय पर समझ प्राप्त की। उसमें बताए गए ध्यान को निष्क्रिय ध्यान कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस ध्यान का अनुभव किया होगा। उस अनुभव को अन्य तरीके से भी पाया जा सकता है। आंखों में दिखाई देने वाली किसी छवि पर ध्यान लगाने की बजाय आप किसी ध्वनि पर भी ध्यान लगा सकते हैं। जैसे आप ओम, वन या आमीन जैसे पवित्र शब्दों का अपने मन में एक सुर में बोलकर भी जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप शरीर में किसी ऊर्जा बिंदु, नगाड़े की धुन या नृत्य पर भी ध्यान लगा सकते हैं। या जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े चित्र को देख रहे हों तो उस समय ग्रेगोरियन चार्ट का उच्चारण भी कर सकते हैं। इन सभी उपायों में होने वाले एकत्रित परिणामों से आपके मन को ध्यानावस्था जैसी शांति प्राप्त होगी। मैं आपको उल्टी गिनती करने की भी सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें मन को एकाग्र होने में मदद होती है। यही एकाग्रता सफलता की कुंजी है। जब आप इन उपाय से कई बार अपने स्तर पर आ चुके होंगे तो अपने सफल परिणामों के साथ आपके मन में यह उपाय अंकित हो जाएगा। इस तरह यह प्रक्रिया और भी सहज एवं स्वयं प्रेरित हो जाएगी। माइंड कंट्रोल में हर सफल परिणाम को संदर्भ बिंदु कहा जाता है। जाने अनजाने में हम माइंड कंट्रोल में मिलने वाले अनुभव को बार बार देखते हैं। इस अनुभव पर आ सकते हैं, इसे दोहरा सकते हैं या इससे आगे भी जा सकते हैं। एक बार जब आप ध्यान के स्तर पर पहुंचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पर रुक जाएं या कुछ घटित होने का इंतज़ार करें। वह अवस्था बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाली अवस्था होती है। उसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा परिणाम होता है, लेकिन वास्तव में ध्यान में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं उसके मुकाबले में ये उपलब्धियां साधारण ही हैं। इसलिए आपको निष्क्रिय ध्यान से आगे बढ़ना है। नियमबद्ध और क्रियाशील गतिविधियों के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। मुझे लगता है कि इसके लिए ही मन की निर्मित हुई है। इसके बाद आपको जो नतीजे मिलेंगे उन्हें देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गतिशील ध्यान यानी डायनामिक मेडिटेशन। गतिशील ध्यान का प्रशिक्षण। मेरा मानना है कि अब वह समय आ चुका है जब आपको निष्क्रिय ध्यान से भी आगे जाना है और ऐसे प्रशिक्षण लेना है जिसके माध्यम से आप गतिशील ध्यान जारी रखते हुए अपनी बहुत सारी समस्याओं को छुटकारा पा सके। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार मन की स्क्रीन पर एक सेब या आपके द्वारा चुनी हुई किसी भी छवि का काल्पनिक चित्रण करने का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण होता है। अपने अगले स्तर पर जाने से पहले आज या कल घटी हुई किसी अच्छी घटना के बारे में सोचें, फिर चाहे वह कोई मामूली सी ही घटना क्यों न हो, मन ही मन उसका विश्लेषण करें। फिर अपने स्तर तक जाने के लिए उस घटना का अपने मन में एक फिल्म की तरह काल्पनिक चित्रण करें। उस घटना के दौरान आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कौन सी सुगंध आपने महसूस की और उस समय आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं थी, इन सभी बातों को याद करें। उसी घटना को अपनी बीटा अवस्था में याद करना और फिर अल्फा अवस्था में याद करना। इन दोनों अवस्थाओं के बीच का अंतर देखकर आपको आश्चर्य होगा। यह अंतर उतना ही होगा जितना बातचीत में तैरना शब्द इस्तेमाल करने और वास्तविकता में तैरने में होता है। ध्यान के साधारण तरीकों से होने वाले लाभ। अब इस अभ्यास का महत्व समझें। यह अभ्यास यानी आगे आने वाली बड़ी बड़ी बातों की तैयारी है। इसमें बहुत लाभ भी मिलता है। आइए अब यह देखते हैं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मन ही मन अपनी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो गुम न हुई हो, लेकिन जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती हो तो उसे तलाश करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आपकी कार की चाबी। फिलहाल वह चाबी कहाँ है? आपकी ऑफिस की मेज़ पर, जेब में अथवा कार में? यदि आप नहीं जानते तो अपने पिछले स्तर पर वापस जाएं और उस क्षण को याद करें जब आपने चाबी का इस्तेमाल किया था। अब धीरे धीरे उस स्तर से आगे चलें। ऐसा करने पर आपको अपनी चाबी ठीक वहीं मिल जाएगी जहां आपने रखी थी। यदि इस दौरान आपकी चाबी को किसी ने वहां से उठाया हो तो आपके लिए नई मुसीबत पैदा हो सकती है, जिससे निपटने के लिए माइंड कंट्रोल के इससे भी बेहतर तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे विद्यार्थी कल्पना करें जो इस बात को लेकर दुविधा में है कि उनके टीचर ने कक्षा में क्या कहा था। उसे याद आ रहा है कि टीचर ने कहा था कि इस बुधवार को परीक्षा होने वाली है, मगर अब उसे यह ठीक से याद नहीं आ रहा कि परीक्षा इस बुधवार को होगी या फिर अगले बुधवार को।
ऐसी परिस्थिति में वह विद्यार्थी अपनी इस दुविधा को अल्फा मेमोरी के सहारे सुलझा सकता है। अल्फा अवस्था में जाकर वह अपने टीचर की बात को याद कर सकता है। इस प्रकार रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं व मुसीबतों को ध्यान के साधारण तरीकों से भी ठीक किया जा सकता है। काल्पनिक घटना को साकार करने के कुछ नियम। अब किसी बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। हम आपकी इच्छा की किसी काल्पनिक घटना को आपके जीवन की वास्तविक घटना से जोड़ने जा रहे हैं। फिर आपको देखना है कि काल्पनिक घटना का क्या होता है। अगर आप नीचे दिए गए कुछ सामान्य नियमों के अनुसार चलेंगे तो आपकी काल्पनिक घटना भी साकार रूप ले लेगी। पहला नियम, यदि आप अपनी काल्पनिक घटना को सच करना चाहते हैं तो आपको यह प्रबल इच्छा रखनी होगी कि मेरी काल्पनिक घटना वास्तव में साकार हो। लेकिन याद रखें कि बेकार की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कल सुबह सबसे पहले जिस भी इंसान को देखूंगा वह गली में जा रहा होगा और उसकी नाक बह रही होगी। इस तरह की बातें इतनी तुच्छ है कि आपका मन इस पर ध्यान ही नहीं लगा पाएगा और यह काम नहीं होगा। आपको ऐसी घटनाओं की कल्पना करनी होगी जिससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। जैसे आपके बॉस पहले से ज़्यादा विनम्र और स्नेही बन गए हैं। आप जिस वस्तु की बिक्री कर रहे हैं उसके लिए आपको ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आपको पसंद न आने वाले कार्य से भी आपको संतुष्टि ही प्राप्त हो रही है आदि। ऐसी संभावनाओं के बारे में सोचने पर आपको इसमें अपनी तीव्र इच्छा शक्ति प्रकट होती हुई दिखाई देगी। दूसरा नियम, आपको इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि वह घटना साकार जरूर होगी। जैसे यदि आप किसी खास चीज़ के व्यापारी हैं और आपके ग्राहक के पास वही चीज़ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे में वह ग्राहक फिर से वही चीज़ आपसे खरीदेगा। इस बात पर आपको विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में विश्वास रखने से यह दृश्य वास्तव में आ सकता है, लेकिन बिना विश्वास के आपका मन भी विपरीत दिशा में काम करता है। तीसरा नियम, आपके लिए वह दृश्य या घटना अपेक्षित होना चाहिए जिसे आप वास्तव में लाना चाहते हैं। पहले दो नियम सरल एवं सहज संभवनीय थे, परंतु यह तीसरा नियम सूक्ष्म तथा गूढ़ है, हमें नए आयामों पर ले जाता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कल ऑफिस जाने के बाद आपका बॉस आपको प्रसन्न दिखाई दे। आपको विश्वास भी है कि आपका बॉस खुश रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे समय पर माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण और काल्पनिक दृश्य को वास्तव में साकार करने की कला काम आती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चौथा नियम, याद रखें कि इस तकनीक के द्वारा आप किसी के लिए भी कोई मुसीबत पैदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है, बल्कि बात यह है कि असल में ऐसा हो नहीं सकता। यह एक बुनियादी और सभी बातों पर नियंत्रण लाने वाला नियम है। जिस समय आप निरंतरता से अल्फा अवस्था में कार्य करते हैं तब आप उच्च ज्ञान के संपर्क में आते हैं। उस उच्च ज्ञान के अनुसार आपका ऐसा सोचना उचित नहीं होगा कि मेरा बॉस कोई गलती कर बैठे जिससे उसकी नौकरी चली जाए और उसका पद मुझे मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। बीटा अवस्था में होते हुए आप अपने बॉस को किसी गलत कार्य में फंसाकर उसे उसकी नौकरी से बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन अल्फा अवस्था में ऐसा संभव नहीं है। गलत कर्म किस अवस्था में होते हैं? अगर अपनी ध्यान की अवस्था में आप किसी ऐसी जानकारी के संपर्क में आना चाहें जो आपको अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने में मदद करे, तो यह उतना ही निरर्थक होगा जितना रेडियो पर कोई ऐसा स्टेशन लगाने की कोशिश करना जिसका कोई अस्तित्व ही न हो। कुछ लोग इस बिंदु पर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जब मैं यह बात कहता हूँ कि अल्फा अवस्था में होने पर किसी का बुरा करने की कोई संभावना ही नहीं बचती, तो हज़ारों लोग इस बात को सुनकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हैं। लेकिन जब लोगों ने इस बात का अभ्यास किया तो उन्हें मेरा कहना उचित लगा। हालांकि संसार में बुराई की कोई सीमा नहीं और इंसान अपने हिस्से के गलत कर्मों से भी अधिक गलत कर्म करता है। ऐसे गलत कर्म बीटा अवस्था में ही होते हैं। अल्फा, थीटा या डेल्टा अवस्था में कोई भी गलत कर्म नहीं होते। मेरे शोध ने यह बात साबित भी की है। इसलिए इन बातों के लिए अब फिर से किसी को अपना समय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने लिए इन बातों को साबित करना चाहें तो अपने स्तर पर जाकर किसी को सिर दर्द देने का प्रयास करके देख लें। ऐसी सोच के साथ आप जितना चाहे स्पष्ट रूप से कल्पना करें, लेकिन आपके सोचने भर से सामने वाले के सिर में दर्द हो जाए तो आप पाएंगे कि वास्तव में उनके नहीं बल्कि आपके अपने ही सर में दर्द होने लगेगा, या फिर आप उस समय अल्फा अवस्था से बाहर होंगे। मगर इस तरह आपको अपने मन की अच्छी और बुरी क्षमता से जुड़े सभी सवालों के जवाब नहीं मिल सकते।
इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल आप कोई ऐसी घटना के बारे में सोचें जो आपकी किसी समस्या का हल हो। आप चाहते हैं कि वह घटना हो और वह घटित होगी। इस समय आपका विश्वास भी है। निम्नलिखित अभ्यास द्वारा आप उस घटना के होने की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान के जरिए समस्या सुलझाने के 3 चरण। किसी ऐसी चुनौती को चुनें जिसका आपने स्वयं सामना किया हो और वह अभी तक सुलझी न हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके बॉस का स्वभाव बुरा है और उनका व्यवहार आपके लिए एक चुनौती है। जब आप इस अभ्यास के लिए अपने स्तर तक आ चुके हों तो फिर आपको ये 3 चरण अपनाने चाहिए। पहला चरण, अपने मन की स्क्रीन पर ऐसी घटना देखें जिसमें आपकी चुनौती या समस्या दिखाई दे रही हो। एक पल के लिए उस घटना को फिर से जिएं। दूसरा चरण, अब धीरे से इस घटना को स्क्रीन की दाईं ओर करें। अब अपने मन की स्क्रीन पर वह सीन सामने लेकर आएं जो कल दिखाई देने वाला है। इस सीन में ऐसी कल्पना करें कि बॉस के आसपास सभी खुश हैं और बॉस को भी कोई अच्छी खबर मिली है। आज वह बेहतर मूड में है। अब निश्चित समस्या क्या है यह आपको पता है। उस समस्या के हल के लिए आपके ऑफिस में जो उपाय योजना की जा रही है वह सफल हो रही है। ऐसी कल्पना करें जिस तरह आपने समस्या के बारे में संपूर्णता से सोचा था, ठीक उसी तरह उसके हल के बारे में विचार करें। तीसरा चरण, अब इस सीन को भी अपनी स्क्रीन के दाईं ओर रखें और बाईं ओर से मन की स्क्रीन पर दूसरा सीन देखें जिसमें आपका बॉस बहुत खुश है। इस सीन का अनुभव इस तरह लें मानो यह सब असल में हुआ हो। थोड़ी देर इस सीन के साथ रहें और इसका भरपूर अनुभव लें। इसके बाद 5 की गिनती तक आप अपने स्तर से पूरी तरह बाहर निकलकर जागृत अवस्था में आएंगे। अब आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आपको यह विश्वास है कि जिस घटना को आप अपने जीवन में घटते हुए देखना चाहते हैं उसे वास्तव में लाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को सक्रिय किया है। लेकिन क्या यह बगैर किसी दिक्कत के हमेशा कारागार होता है? जवाब है जी नहीं। हालांकि अगर आप सिल्वा माइंड का प्रशिक्षण जारी रखेंगे तो आपको ऐसे अनुभव आएंगे जिसमें समस्या सुलझाने का आरंभिक ध्यान सत्र आपके लिए सहायक होगा। जब ऐसा होगा तब आपको ऐसा लग सकता है कि यह कोई संयोग ही हो। आखिरकार आपने जिस भी घटना को चुना है उसके साकार होने की इतनी संभावना तो थी कि आपके भीतर वह घटना घटित होने का विश्वास जागृत हो। लेकिन फिर आपका दूसरा प्रयास भी सफल होगा, फिर तीसरा भी सफल होगा। इस तरह संयोग बढ़ने लगेंगे। जब आप माइंड कंट्रोल में सिखाए गए तरीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो ये संयोग भी कम होने लगेंगे। जब आप दोबारा ऐसा करेंगे संयोगों की संख्या बढ़ेगी। धीरे धीरे जब आपका हुनर बढ़ता जाएगा तो आपका विश्वास और उम्मीद भी इतनी बढ़ती जाएगी कि ऐसी घटनाएं वास्तव में घटित होंगी जिनकी होने की संभावनाएं बहुत कम थी। समय के साथ धैर्यपूर्वक अभ्यास करने से आपको और भी हैरत अंगेज नतीजे मिलने लगेंगे। बेहतर से बेहतर बने। अब हर समस्या पर काम करते समय अपने पिछले सफल अनुभव को भी ध्यान में रखें। जब भी किसी पिछले अनुभव के मुकाबले में कोई बेहतर अनुभव आपको मिले तो पिछले अनुभव को छोड़ दें और नए व बेहतर अनुभव को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करें। इस तरह आप बेहतर से भी बेहतर होते चले जाएंगे। माइंड कंट्रोल के संदर्भ में यह वाक्य हम आप सबके लिए और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। टिम मास्टर नाम एक विद्यार्थी जो अमेरिका के न्यू जर्सी के फोर्ट ली में एक टैक्सी चलाता है। वह यात्रियों का इंतज़ार करते समय ध्यान करता है। यह खाली समय का इस्तेमाल करने का उसका अपना तरीका है। जब टैक्सी चलाने का स्थानीय व्यवसाय मंदी आती है तब इस समस्या को सुलझाने के लिए वह अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर एक दृश्य देखता है कि कोई यात्री अपना सूटकेस उठाए उसकी ओर चला आ रहा है जो कैनेडी एयरपोर्ट की ओर जाना चाहता है। अपना अनुभव बताते हुए टीम मास्टर कहता है कि शुरुआत में यह तरीका आजमाने पर मुझे कोई नतीजा नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों तक यही अभ्यास करने के बाद ठीक वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक यात्री सूटकेस लेकर मेरी टैक्सी के पास आया और मुझसे कैनेडी एयरपोर्ट चलने को कहा। अगली बार जब मैंने अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर यह कल्पना की तो उसमें किसी काल्पनिक यात्री को देखने की बजाय मैंने इसी यात्री को देखा। सब कुछ मेरे मन मुताबिक ही हो रहा था। ऐसी भावना मेरे भीतर आ गई। तभी मुझे दूसरा ऐसा यात्री मिला जो एयरपोर्ट जाना चाहता था। यह तरीका वाकई में कारगर है और कभी असफल नहीं हो सकता। इससे पहले कि हम दूसरे अभ्यासों और पद्धतियों के बारे में जानें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन की काल्पनिक स्क्रीन पर दृश्यों को बाईं से दाईं ओर क्यों ले जाते हैं। अभी मैं आपको केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे।
मेरे प्रयोग में दर्शाया कि हमारे मन में गहरे स्तर पर समय का प्रवाह बाईं से दाईं ओर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग में बाईं ओर भविष्य और दाईं ओर अतीत है। मुझे लगता है कि यह पढ़कर आपको इसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन उससे पहले आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा।